परिचय। झूला बहुत मजेदार है मेघा, तुम्हें क्या लगता है? तुम ठीक कह रही हो विधि। एक झूले का ऊपर और नीचे जाना सचमुच एक अच्छा एहसास है। लेकिन ये और भी मजेदार होता यदि हम दोनों एक साथ ऊपर और नीचे जाते। हम जाएंगे, लेकिन 3 चक्कर के बाद, क्योंकि हमारी गति एक सी नहीं है। क्या तुमने ये पता लगाने के लिए अपनी पसंदीदा गणितीय अवधारणा का प्रयोग किया है मेघा? हाँ विधि, मैंने महत्तम समापवर्तक का प्रयोग किया है। बच्चों, इस पाठ में आप गुणनखंडों, गुणजों, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक एवं विभाज्यता के नियम को समझेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। एक संख्या के गुणनखंड एवं गुणज निकालना, गुणनखंडों एवं गुणजों के गुणों की व्याख्या करना, संख्याओं का अभाज्य, भाज्य, सम एवं विषम के रूप में वर्गीकरण करना, संख्याओं की विभाज्यता की जांच करना, संख्याओं को उनके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना, मा सा पा यानी महत्तम समापवर्तक एवं ला सा पा यानी लघुत्तम समापवर्तक की गणना करना, गुणनखंड एवं गुणज। माली हीरालाल श्रीमती शर्मा के बगीचे में 8 गुलाब के पौधों की एक आयताकार पैटर्न बनाना चाहता है। वह प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों की एक समान संख्या, एक या अधिक पंक्तियों में बोने की योजना बनाता है। आइए हर संभव पैटर्न को देखते हैं जिसमें हीरालाल आयताकार पैटर्न बना सकता है। हीरालाल एक एकल क्षैतिज पंक्ति में सभी 8 गुलाब के पौधों को लगा सकता है। बारी बारी से वह प्रत्येक पंक्ति में 4 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 2 क्षैतिज पंक्तियों में लगा सकता है। वह प्रत्येक पंक्ति में 2 गुलाब के पौधे रखकर उन्हें 4 क्षैतिज पंक्तियों में भी लगा सकता है। एक और व्यवस्थापन संभव है। वह प्रत्येक पंक्ति में 1 गुलाब का पौधा रखकर 8 पंक्तियां बना सकता है। इस प्रकार गुलाब के पौधों के 4 संभव व्यवस्थापन हैं। आइए इन पैटर्न को निम्न संख्या अनुसार व्यक्त करते हैं। बाईं तरफ की संख्याएं पंक्तियों को दर्शाती हैं एवं दाईं ओर की संख्याएं प्रत्येक पंक्ति में गुलाब के पौधों को दर्शाती हैं। संख्याएं 1, 2, 4 एवं 8 को पूर्णतया विभाजित करती हैं तथा कोई शेष नहीं बचता है, अतः वे 8 के गुणनखंड हैं। एक संख्या के गुणनखंड वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। आइए अब 8 और 12 के गुणनखंडों की सूची बनाते हैं। 1, 2, 4 और 8 के गुणनखंड हैं। 1, 2, 3, 4, 6 और 12 के गुणनखंड हैं। अब 8 और 12 के गुणनखंडों की तुलना करते हैं। आप क्या देखते हैं? 1, 2 और 4, 8 और 12 दोनों के गुणनखंड हैं, अतः 1, 2 और 4 8 और 12 के सार्वगुणनखंड हैं। आइए एक और संख्या 7 के गुणनखंड निकालते हैं। 1 और 7 के गुणनखंड हैं। 7 और 8 एवं 7 और गुणनखंडों और गुणजों के गुण। संख्याओं के गुणनखंडों और गुणजों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। एक को जिस संख्या से गुणा किया जाता है वही संख्या प्राप्त होती है।
जैसे 1 गुणा 2 बराबर 2 प्राप्त होता है। 1 गुणा 3 बराबर 3, 1 गुणा 4 बराबर 4, 1 गुणा 5 बराबर 5 प्राप्त होता है। 1 प्रत्येक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है, अतः 1 प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या खुद को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। जैसे 2 भाग 2 करने पर 1 प्राप्त होता है, 3 भाग 3 बराबर 1, 4 भाग 4 बराबर 1, अतः एक संख्या खुद का एक गुणनखंड होती है। एक संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या वह खुद होती है। 2 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या 2 है। इसी प्रकार 3, 4, 5 और 6 वे बड़ी संख्याएं हैं जो क्रमशः 3, 4, 5 और 6 को पूर्ण रूप से विभाजित करती हैं। अतः प्रत्येक संख्या खुद का सबसे बड़ा गुणनखंड होती है। एक संख्या के गुणनखंड एक और उसी संख्या की बीच की संख्याएं होती हैं। उदाहरण के लिए आइए 36 के गुणनखंडों को देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 36 के गुणनखंड हैं। अतः एक संख्या के गुणनखंड गणनीय एवं सीमित होते हैं। एक संख्या का 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 2 गुणा 1 बराबर 2 प्राप्त होता है, 3 गुणा 1 बराबर 3, 4 गुणा 1 बराबर 4, इसी प्रकार 5 गुणा 1 बराबर 5 प्राप्त होता है। अतः प्रत्येक संख्या खुद का गुणज होती है। एक से बड़ी अन्य सभी संख्याओं का एक संख्या के साथ गुणनफल खुद उस संख्या से अधिक होता है। संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: अभाज्य, भाज्य, सम और विषम। आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। संख्या 7 पर विचार करते हैं। चलिए इसके गुणनखंडों की सूची बनाते हैं। आइए कुछ और संख्याओं एवं उनके गुणनखंडों को देखते हैं। इन संख्याओं के बीच क्या समानता है? इन सभी संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड हैं, एक और वो संख्या खुद। वह संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, यानी एक और वो संख्या खुद, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक अद्वितीय संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, एक या वो संख्या खुद। इरातोस्थीन्स नामक एक यूनानी गणितज्ञ ने 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्याओं का पता लगाने के लिए एक सरल विधि तैयार की थी। चलिए इस विधि को देखते हैं। हम 10 कॉलम की एक तालिका बनाते हैं। प्रथम कॉलम में हम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। दूसरी तालिका में हम 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं की सूची रखते हैं। आगे भी इसी प्रकार संख्याएं रखते हैं। इस प्रकार अंतिम कॉलम में हम 91 से लेकर 100 तक की संख्याओं को रखते हैं। हम उन संख्याओं को काट देते हैं जो अभाज्य नहीं हैं एवं उन संख्याओं पर घेरा बनाते हैं जो अभाज्य हैं। 1 अभाज्य नहीं है क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड है, हम इसे काट देते हैं। 2 एक अभाज्य संख्या है
क्योंकि इसके ठीक 2 गुणनखंड हैं। हम इस पर एक घेरा बनाते हैं। हम 2 के सभी गुणजों को काट देते हैं। 3 अभाज्य है। हम इसके चारों तरफ एक घेरा बनाते हैं। हम 3 के सभी गुणजों को काट देते हैं। हम यह प्रक्रिया तब तक जारी रखते हैं जब तक कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं पर घेरा न लग जाए या फिर उन्हें काट ना दिया जाए। इस तालिका को इरतोस्थीन्स की छलनी कहा जाता है। आत्म मूल्यांकन। स्तंभ का में दिए गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। विभाज्यता की जांच। एक संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतया विभाज्य कही जाती है यदि विभाज्य संक्रिया से कोई शेष नहीं बचता। हालांकि वास्तविक विभाजन द्वारा विभाज्यता का निर्धारण करने में काफी समय लगता है। अतः 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 द्वारा संख्याओं की विभाज्यता की जांच करने के लिए विभिन्न परीक्षणों को तैयार किया गया है। आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। कुछ संख्याओं पर विचार करते हैं। 40, 34, 78, 36, 32। आइए इन्हें 2 से विभाजित करते हैं। 2 इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करता है एवं कोई शेष नहीं बचता है। आइए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 51, 45, 37, 79, 33। चलिए इन्हें भी 2 से विभाजित करते हैं। 2 इन सभी संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करता है तथा सभी स्थितियों में एक शेष बचता है। इससे यह स्पष्ट है कि सभी सम संख्याएं यानी वे संख्याएं जो 2, 4, 6, 8 या 0 पर समाप्त होती हैं वे 2 से विभाज्य होती हैं। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 27, 36, 45, 54, 63। आइए इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं। 3 और 9 उन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं और कोई शेष नहीं बचता है। अब चलिए प्रत्येक संख्या के सभी आगे वाले अंकों को जोड़ते हैं। आप क्या प्राप्त करते हैं? प्रत्येक योगफल 3 और 9 से विभाज्य है। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 76, 23, 53, 79, 41। आइए इन्हें 3 और 9 से विभाजित करते हैं। 3 और 9 उन्हें पूर्ण रूप से विभाजित नहीं करते। प्रत्येक संख्या के पहले अंकों को जोड़िए। आप क्या प्राप्त करते हैं? योगफल 3 और 9 से विभाजित। चलिए कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 20, 35, 45, 50, 60। आइए इन्हें 5 से विभाजित करते हैं। 5 इन सभी को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। अब संख्याओं के अंतिम अंकों को देखिए। वे या तो 5 हैं या 0 हैं। इन संख्याओं पर विचार करते हैं। 90, 50, 60, 70, 40। आइए इन्हें 10 से विभाजित करते हैं। 10 इन्हें पूर्ण रूप से विभाजित करता है।
सभी संख्याएं जो 10 से विभाज्य हैं वे 0 पर समाप्त होती हैं। कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 46, 73, 89, 72, 51। ये संख्याएं ना तो 5 से विभाज्य हैं और ना ही 10 से। इनमें से कोई भी 5 या 0 पर समाप्त नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि यदि एक संख्या के अंतिम अंक 5 हों या 0 हो तब वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, और यदि एक संख्या का अंतिम अंक 0 है तब वह संख्या 10 से विभाजित होती है। चलिए अब कुछ और संख्याओं पर विचार किया जाए। 9383, 7986, 8382। दाएं से शुरू करते हुए विषम और सम स्थानों पर स्थित अंकों को अलग अलग जोड़िए। योगफलों के बीच का अंतर या तो 0 होगा या 11 होगा, जो कि दोनों 11 से विभाज्य हैं। कुछ और संख्याओं पर विचार करते हैं। 4231, 5466। योगफल का अंतर 4 और 1 है, जो कि 11 से विभाज्य नहीं है। अब संख्या 16 पर विचार करते हैं। 8 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। 8, 2 और 4 के गुणनखंड भी 16 को पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। अतः हम कह सकते हैं यदि एक संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतया विभाजित करती है तब इसके आत्म मूल्यांकन सही विकल्प को उठाकर उसके संगत स्थान पर रखें। अभाज्य गुणनखंडन। एक संख्या का गुणनखंडन एक संख्या को उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। इस प्रकार 48 को 12 गुणा 4 के रूप में व्यक्त करना गुणनखंडन है। इसी प्रकार 6 को 3 गुणा 2 के रूप में लिखना भी गुणनखंडन है। लेकिन दोनों के बीच एक अंतर है। 48 के गुणनखंड भाज्य हैं, जबकि 6 के गुणनखंड अभाज्य हैं। एक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। आइए कुछ संख्याओं पर अभाज्य गुणनखंडन का प्रदर्शन करते हैं। 48 बराबर 12 गुणे 4। 12 3 गुणे 4 है, इसलिए 48 को 3 गुणे 4 गुणे 4 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। 4 2 गुणा 2 है, इसलिए 48 को 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में गुणनखंडित किया जा सकता है। 48 को अब उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त किया गया है। अभाज्य गुणनखंडनों को गुणनखंड वृक्ष की सहायता से चित्रीय रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। अभाज्य संख्याओं से विभाजन की पुनरावृत्ति करते हुए बड़ी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडित किया जाता है, जब तक कि भागफल खुद अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो जाता। आइए विभाजन विधि द्वारा 430 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। सर्वप्रथम हम 430 को अभाज्य गुणनखंड 2 से विभाजित करते हैं। तत्पश्चात हम भागफल 215 को अभाज्य गुणनखंड 5 से विभाजित करते हैं एवं भागफल 43 प्राप्त करते हैं। चूंकि 43 एक अभाज्य गुणनखंड है, 43 से विभाजित करने पर भागफल 1 प्राप्त होता है।
430 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडनों के प्रयोग। अभाज्य गुणनखंडन दो महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए लिया जाता है। वे निम्न की गणना करने के लिए हैं। मा सा पा यानी महत्तम समापवर्तक एवं ला सा पा यानी लघुत्तम समापवर्तक। मा सा पा महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक यानी मा सा पा दो या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। आइए 12, 15 एवं 18 का मा सा पा निकालते हैं। 12 बराबर 3 गुणे 4, 15 बराबर 3 गुणे 5, 18 बराबर 3 गुणे 6। यहां सार्व गुणनखंड 3 है, अतः 3, 12, 15 एवं 18 का मा सा पा है। आइए अब एक अभाज्य गुणनखंडन के प्रयोग से 36, 45 एवं 90 का मा सा पा ज्ञात करते हैं। 36 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, 45 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5, 90 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5। 36, 45 एवं 90 के अभाज्य गुणनखंडों का बारीक निरीक्षण हमें ये बताता है कि सभी तीनों संख्याओं में 3 गुणा 3 मौजूद है, अतः 3 गुणा 3 बराबर 9। 36, 45 एवं 90 का मा सा पा है। आइए एक वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां मा सा पा का प्रयोग किया जाता है। एक आदमी एक ही रस्सी से 40, 65 और 80 फीट गहरे 3 कुओं की गहराई मापना चाहता है। रस्सी की अधिकतम लंबाई क्या होनी चाहिए जो तीनों कुओं की गहराई को मापने के लिए पूर्णतया पर्याप्त हो? 3 कुओं की गहराई मापने के लिए रस्सी की लंबाई को तीनों गहराइयों का गुणनखंड होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसे मा सा पा होना चाहिए ताकि गहराई को प्रयत्नों की न्यूनतम संख्या में मापा जा सके। आइए 3 गहराइयों को उनके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करते हैं। 40 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 65 बराबर 13 गुणे 5, 80 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। मा सा पा बराबर 5 है, अतः रस्सी की लंबाई ला सा पा लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक ला सा पा 2 या अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा गुणनखंड होता है। आइए 10, 12 और 25 का ला सा पा निकालते हैं। 10 के गुणज हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इत्यादि। 20 के गुणज हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120 इत्यादि। 25 के गुणज हैं 25, 50, 75, 100, 125, 150 इत्यादि। 10, 20 और 25 का प्रथम सार्वगुणज 100 है, अतः 10, 20 और 25 का ला सा पा 100 है। ला सा पा की गणना करने की सबसे सरलतम विधि अभाज्य गुणनखंडन विधि है। आइए 16, 24 और 32 के ला सा पा की गणना करने की विधि का प्रयोग करते हैं।
अभाज्य गुणनखंडन विधि में अभाज्य गुणनखंडों से 3 संख्याओं को विभाजित करना सम्मिलित है जब तक भागफल 1 ना मिल जाए। आइए हम सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड से शुरू करते हैं जो कि 3 में से एक संख्या को विभाजित करता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो 16, 24 और 32 को विभाजित करती है। आइए भागफल को 4 और 2 से तब तक विभाजित करते हैं जब तक कि किसी भागफल को 2 से विभाजित करना संभव ना हो। अगला सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड जो भागफलों 1, 3 और 1 में से किसी एक को विभाजित करता है वह 3 है। सभी भाजकों 2, 2, 2, 2, 2 और 3 का गुणा करते हैं। अतः लासापा बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 जो कि 96 है। आइए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों को देखते हैं जहां लासापा का प्रयोग किया जाता है। 10, 20 आत्म मूल्यांकन। स्तंभ आ में दिए गए विवरणों का स्तंभ बा में दी गई संख्याओं के साथ मिलान कीजिए। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक संख्या का गुणनखंड उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करता है। सह अभाज्य गुणनखंडों का सार्व गुणनखंड 1 होता है। एक संख्या के गुणनखंड सीमित होते हैं। एक संख्या के गुणज एक संख्या के दूसरी संख्या के साथ गुणनफल होते हैं। एक संख्या के गुणज असीमित होते हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। एक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। महत्तम समापवर्तक मासापा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे बड़ा होता है। लघुत्तम समापवर्तक लासापा 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सभी सार्व गुणनखंडों में सबसे छोटा होता है।